हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे अफ़गान सिनेरियो। इसमें हम लोग देखेंगे कि अफ़गान में जो अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्यों हो रहे हैं, और अफ़गानिस्तान में जो हमेशा से जो टर्बुलेंस है, जो जो कोलिजन है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो आखिर क्यों हैं और क्यों हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझ लेंगे अफ़गानिस्तान के पूरे इशू को, पूरे अफ़गानिस्तान सिनेरियो के, उनके जियो पॉलिटिक्स को, और एक्सटर्नल इंटरनल सारे मैटर्स को कि ये हो क्यों रहा है, और अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री कि ऐसा क्यों हुआ, अब क्यों हो रहा है, और आगे भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके साथ जो आगे हो सकती हैं उनके बारे में भी हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अफ़गानिस्तान के बारे एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेंगे कि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है जो तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान के साथ जुड़ा हुआ है, और इसकी जो राजधानी है वो काबुल में है। अफ़गानिस्तान जो है वो चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है अपने नॉर्थ ईस्ट में, जिनजियांग प्रोविंस के बगल में। और अफ़गानिस्तान में कुछ जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से देखें, क्योंकि एथनिक्स ग्रुप जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं अफ़गानिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में भी। अफ़गानिस्तान में जो मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं उनका चंक कुछ इस तरह से है कि 27% जो है वो तजिक्स हैं, बाकी हज़ारा, उज़्बेक्स, अहमक, तुर्कमेन, बलूच और अदर्स जो है वो काफ़ी माइनॉरिटीज़ में है, और पश्तून जो है वो मेजॉरिटी में है, जो ऑलमोस्ट 42 to 43% अफ़गानिस्तान की टोटल आबादी की वो कंट्रीब्यूट करते हैं, पश्तून्स। तो पश्तून्स के बारे में जान लेते हैं। पश्तून्स बेसिकली इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर हम लोग पठान्स भी कहते हैं पश्तून्स को, जो अफ़गानिस्तान के 48 to 47% की पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूशन वो देती है। 100% में 48 to 47% कंट्रीब्यूशन पश्तून्स का होता है। तो पश्तून जो है पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट 15 to 18% उनकी टोटल पॉपुलेशन में उनका हिस्सा है, और पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड में जो अफ़गानिस्तान की साउदर्न साइड है वहाँ पे इनका एक चंक, मेजर चंक रिसाइड करता है। अब हम लोग देखेंगे इनकी सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप्स का, ट्राइब का, जो तजिक्स के नाम से जानते हैं। तजिक्स मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि ये तजिकिस्तान। तो तजिक्स जो है वो ऑलमोस्ट 27 to 28% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल पॉपुलेशन अफ़गानिस्तान की। और तजिक्स के बारे में कहा जाता है कि ये जो अफ़गानिस्तान की आर्मी है वहाँ इनका डोमिनेंस काफ़ी होता है। अफ़गानिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ में पश्तून्स का होता है, और अफ़गानिस्तान की मिलिट्री में ऐसा कहा जाता है, जो नॉर्दर्न अलायंस थी पहले उसमें भी अफ़गानिस्तान में तजिक्स ट्राइब का डोमिनेंस रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के साथ बेसिक इश्यूज़ क्या है। उसके लिए हमने अफ़गानिस्तान का एक इंट्रोडक्शन जानना होगा कि अफ़गानिस्तान में असल में अफ़गानिस्तान कैसी कंट्री है, वहाँ क्या। अफ़गानिस्तान बेसिकली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान के नाम से अभी जाना जाता है। इसके काफ़ी बार नाम बदल चुकी है अफ़गानिस्तान की, और हम लोग जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में काफ़ी टेररिज्म है। ये अभी करप्शन से भी काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है। जो मेन इश्यूज़ हैं यहाँ के, करप्शन और पॉवर्टी, चाइल्ड मालन्यूट्रिशन, ये तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की मेजर प्रॉब्लम्स हैं। अफ़गानिस्तान सार्क का हिस्सा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ग्रुप ऑफ 77, G7 जिसे कहते हैं। नॉन अलाइनमेंट का भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री थी अफ़गानिस्तान। और अभी हम लोग देखते हैं कि जीडीपी में 96th नंबर पे आती है इकोनॉमी में, और 72.9 बिलियन की इनकी इकोनॉमी है, जिसमें और पीपीपी जो कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी में इनका स्थान 169 आउट ऑफ 186 है। 2018 के आंकड़े हैं। अब हम लोग किसी भी कंट्रीज़ को जानने के लिए उनके, जैसे बोलते हैं ना, इंडिया को जानने के लिए यहाँ के कास्ट, रिलीजन, स्ट्रक्चर्स को आपको बढ़िया से समझना होगा। तो इस तरह अफ़गानिस्तान को जानने के लिए उनकी एथनिकल ग्रुप्स को हमें बढ़िया से समझना होगा, क्योंकि इनकी इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में भी इनकी एथनिकल ग्रुप्स की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से एथनिकल ग्रुप एक्टिव हैं अफ़गानिस्तान में।
जिनमें सबसे मेन है तालिबान। तालिबान के बारे में हम लोगों ने सुना ही होगा। तालिबान जो है काफ़ी एक कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, जो हार्ड राइट विंगर टाइप की पार्टी है ये। तो अभी अफ़गानिस्तान में काफ़ी टर्बुलेंस इनके कारण हो रहा है। तो हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या इनके डिमांड्स ये कैसे ओरिजिनेट हुए, ये इनका कैसे इवॉल्व हुआ है, ये कहाँ से मतलब तालिबान का फॉर्मेशन हुआ है, सब हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद अभी जो जिसे हम लोग कहते हैं मेजर, जो मेन फ्रंट लाइन पार्टी जो है, जो रूलिंग पार्टी अफ़गानिस्तान में फ़िलहाल, उसे वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान है। जो इनका मेन चंक जो है, मेजर पॉपुलेशन जो मैंडेट है उनका, वो अभी यहाँ है अफ़गानिस्तान में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान में। और हम लोग देखेंगे एक नॉर्दर्न अलायंस है जो काफ़ी मेजर रोल प्ले करती थी पहले, और अभी भी हम लोग अब जो सिनेरियो बन रहा है उसमें इनका भी काफ़ी अहम योगदान, अहम रोल होने वाला है। तो अभी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे ये तीनों जो है मेन स्टेक होल्डर्स जो हैं अफ़गानिस्तान के, इनके बारे में। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो रीसेंट कन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान में रीसेंट कन्फ्लिक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमें अफ़गानिस्तान के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि अफ़गानिस्तान में असल में ऐसा क्यों हो रहा है, पिछले समय क्या हुआ नहीं हुआ, जिसके कारण इस तरह की सिचुएशन अभी अफ़गानिस्तान में बनी हुई है। तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं अफ़गानिस्तान के को जो अभी टर्बुलेंस है उसके कारण, कि अफ़गानिस्तान को हम लोग देखते हैं 2000 के बाद, 2001 के बाद, 9/11 अटैक्स के बाद, कि हुआ क्या कि जब अमेरिका के ट्विन टावर्स में 9/11 अटैक जो हुए अमेरिका में, उसकी जिम्मेदारी अलकायदा ने ली। अलकायदा जो हम लोग जो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका मेन लीडर ओसामा बिन लादेन था। और अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने डिमांड की कि आप ओसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दीजिए और क्रैकडाउन एक करिए अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ और अलकायदा के ख़िलाफ़। तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं, तालिबान की गवर्नमेंट थी उस समय अफ़गानिस्तान में। तो तालिबान को अमेरिका ने कहा कि आप ओसामा बिन लादेन को हमें सौंप दीजिए, और जो उनकी जो टेररिस्ट ग्रुप है अब ओसामा की, अलकायदा, उसे आप डिसमेंटल कीजिए, बंद कीजिए, अटैक कीजिए, ख़त्म कीजिए। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की आर्मी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऐसा मानने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद अटैक्स हुए अफ़गानिस्तान में, हम लोग सबको पता है 9/11 के बाद, जिसे हम लोग ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम और अमेरिका ने जैसा कहा कि वार अगेंस्ट टेररिज्म, तरह तरह की चीज़ें उन्होंने बताई। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ही स्टार्ट हो गया 2001 के बाद, 9/11 हमले के बाद। जो इंडिया पहले कहता था कि हमारे रीजन में काफ़ी टेररिज्म है, तो अमेरिका उसमें मानने को तैयार नहीं होता था। लेकिन उसके बाद अमेरिका को भी पता चला कि नहीं, टेररिज्म असल में एक बड़ा इशू है। तो अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में ये दो सबसे बड़े इवेंट्स हैं। सबसे पहला है सोवियत इन्वेजन और दूसरा है यूएस इन्वेजन। सोवियत इन्वेजन 1979 से 1989 ऑलमोस्ट 10 ईयर्स रहा था, और यूएस इन्वेजन जो हम लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20 ईयर्स रहा है। 2001 से प्रोबेबली 11 सितंबर 2021 तक रहेंगे, अकॉर्डिंग टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। अब हम लोग ये दोनों इश्यूज़ को अच्छे से जान लेंगे, और एक हम लोग ब्रीफ देख लेंगे कि 1979 के पहले अफ़गानिस्तान में कैसी सिचुएशन थी, वहाँ क्या था। 79 के बाद तो सोवियत इन्वेजन हुआ, और उसके बाद फिर तालिबान का रूल आया, और उसके बाद फिर यूएस इन्वेजन है, और फिर अभी जो हालिया सिनेरियो बन रहा है उसके बारे में। तो हम लोग सोवियत इन्वेजन के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो कि सोवियत इन्वेजन हुआ कोल्ड वॉर के टाइम में हुआ था। असल में चल क्या रहा था कि जो पूरी वर्ल्ड ऑर्डर थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक ऐसा सिनेरियो बन गया कि एरा ऑफ डोमिनेंस था। एक तरफ अमेरिका और एक तरफ यूएसएसआर बढ़ गया, पूरी बाईपोलर सिचुएशन आ गई पूरी वर्ल्ड में, और वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो दो हिस्सों में, दो पोल्स में बढ़ गया, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। यूएसए चाहता था कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म जो है वो फैल जाए, और यूएसएसआर चाहता था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैल जाए। तो उसी दौरान यूएसएसआर, जो कि उसकी मेजर कंट्री रशिया थी, वहाँ उसके अगल बगल जितनी कंट्रीज थी, आज हम देखते हैं उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, जो हम लोगों ने देखा था कि अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वो सारे
यूएसएसआर के हिस्से थे। तो अल्टीमेटली जो अफ़गानिस्तान था वो यूएसएसआर के बहुत क्लोज था। यूएसएसआर चाहता था कि अफ़गानिस्तान में हमारा कब्जा हो जाए पॉलिटिकली, और अफ़गानिस्तान भी एक कम्युनिस्ट कंट्री बन जाए। इसके लिए उन्होंने इंटरनली एक्सटर्नली काफ़ी फेरबदल किए, उनके गवर्नमेंट में ब्राइब काफ़ी दिए और करप्शन काफ़ी हुआ उस दौरान, और उससे वो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में कम्युनिज़्म फैल जाए। इन्हीं सब के चलते सोवियत यूनियन ने एट लास्टली डायरेक्ट इन्वेट कर दिया अफ़गानिस्तान पे, और कम्युनिज़्म वो फैलाने के लगे, और आज हम लोग उसे सोवियत इन्वेजन ऑन अफ़गानिस्तान के नाम से जानते हैं। तो 1980s का वो दौर था, 1979 टू 1989, 10 साल वो यूएसए अफ़गानिस्तान में रहे, और इस दौरान उन्हें एक रेजिस्टेंस झेलना पड़ा था जिसे बैक कर रहा था। जैसे यूएसएसआर चाहता था कि अफ़गानिस्तान में कम्युनिज़्म आ जाए, उसी तरह यूएसए चाहता था कि अफ़गानिस्तान में कम्युनिज़्म ना आ करके कैपिटलिज्म आ जाए। तो यूएसएसआर काफ़ी प्रेडोमिनेंटली अफ़गानिस्तान में घुसा हुआ था, और यूएसए जो थी वो उसे रेजिस्ट कर रही थी। और उसी दौरान उन्होंने वहाँ के जो लोकल जो थे, मिलिटेंट्स जो थे जिन्हें कह सकते हैं, उन्हें हथियार दिए और भी काफ़ी तरह से उन्हें बैक किया, जिन्हें आज हम मुजाहिदीन के नाम से जानते हैं, जो रेजिस्ट करते थे यूएसएसआर को, कम्युनिज़्म को, और चाहते थे कि यूएसएसआर यहाँ से चला जाए। तो ये मुजाहिदीन के बारे में हम लोग एक अच्छा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आगे ले लेंगे, देख लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि उस समय यूएसएसआर और यूएसए के साथ कौन कौन सी कंट्रीज थी। तो यूएसएसआर तो अपनी खुद में ही इतनी बड़ी कंट्री थी कि उसे कोई और कंट्रीज की ज़रूरत थी नहीं। उस समय यूएसएसआर जो था वो रसिया के साथ लगभग 15 अलग कंट्रीज थी, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रोमानिया, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया जैसी कंट्रीज उस समय यूएसएसआर का ही हिस्सा थी। और यूएसए जो था वो उसके साथ अलाइज थी चाइना, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड किंगडम, ये सब कंट्रीज जो थी वो रसिया अमेरिका को बैक कर रही थी। इसके जो मेन जो रोल था इसमें वो पाकिस्तान और ईरान का था। ये दोनों जो है ये कंट्रीज काफ़ी क्रूशल रोल अदा करती हैं, क्योंकि एकदम इमीडिएट अफ़गानिस्तान की नेबर्स हैं। तो इनका रोल जो अफ़गानिस्तान में होता है वो काफ़ी तगड़ा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि सोवियत इन्वेजन में तो काफ़ी रेजिस्टेंस झेलना पड़ा रसिया को, और उसके बाद वो 10 साल में 1989 में वहाँ से निकल गई। तो उसके बाद अफ़गानिस्तान में मुजाहिद्स का कंट्रोल आ गया। जो मुजाहिद्स हम लोग बताया आपको कि वो इंडिजीनियस मिलिटेंट ग्रुप्स थे, जिन्हें रेबल्स भी कहा जाता है, मिलिटेंट्स भी कहा जाता है, जिसे अमेरिका ने बैक किया था। ये देखते हैं मुजाहिद्स। तो उस समय हम लोग देखेंगे मुजाहिद 1987 में काफ़ी अच्छी तस्वीरें है। इसमें मुजाहिद जो यूएसएसआर की आर्मी है, रेड आर्मी, उसे बता रही कि देखो मेड इन यूएसए है, यूएसए ने बैक किया है आपको भगाने के लिए। और वो आज उसी तरह के मिलिटेंट ग्रुप जो तालिबान है, जिसे हम लोग आगे जानेंगे, उसको वो यूएसए की तरफ अपने वेपन उठाई है, और वो मेड इन रसिया, और वो कह रही कि आप हमारे देश से चले जाओ। तो हम लोग देखते हैं कि मुजाहिद असल में है क्या। मुजाहिद बेसिकली गुरिल्ला वारफेयर में मास्टर ग्रुप्स थे जो रेजिस्ट करते थे यूएसएसआर को, यूएसएसआर की आर्मी को, कि वो उनकी कंट्री से, अफ़गानिस्तान से बाहर चली जाए। तो जो मुजाहिद्स थे, कट्टर जिसे हम लोग कहते हैं, कि एक कट्टर मिलिटेंट ग्रुप थी जो ये चाहती थी कि अफ़गानिस्तान में उन्हीं का शासन हो, बाहरी लोग वहाँ पे ना आए। और वो चाहते थे कि यूएसएसआर जो है वो अपनी आर्मी लेकर के बाहर निकल जाए अफ़गानिस्तान की ज़मीन से, और वहाँ शासन अफ़गानियों का हो, मुजाहिदीनों का हो। अफ़गानियों का भी आप नहीं कह सकते, मुजाहिदीन जो ये मिलिटेंट ग्रुप्स थे उनका हो। और इन्हें बैक करा था यूएसए, चाइना, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, ये कंट्रीज जो थी वो उसे बैक कर रही थी कि वो रसिया को, यूएसएसआर को बाहर भगाए, और उसके बाद उनका शासन हो, जो कम्युनिज्म हो बेसिकली उसे हटाना था, और जो उनका शासन हो उन्हें लाना था। और अमेरिका का तो एजेंडा था कि वो वहाँ कैपिटलिज्म
आ जाए। तो इन सब ने मिलकर मुजाहिदीनों ने यूएसएसआर को बाहर भगाया। ये 1987 की जो इमेज है बता रही है, और ये सेम सिनेरियो अभी हुआ है। यहाँ तालिबान इसकी जगह ले चुका है मुजाहिदों की, और वो रशियन को अटैक, वो यूएस को अटैक करे। उस समय मुजाहिद जो थे वो रसिया को अटैक कर रहे थे कि जो भी अफगानिस्तान की धरती पे आएगा उसे हम बाहर भगा देंगे। तो हम लोगों ने जाना मुजाहिदीन के बारे में। हम लोग आगे देखते हैं कि अफगानिस्तान में असल में ये टर्मोइल ये हुआ क्यों। तो यूएसएसआर का एंगल तो हमने देख लिया। अब हम लोग अमेरिकन एंगल देखेंगे कि अमेरिका ने जो यूएसएसआर को भगाने के लिए कितना अच्छा वहाँ पे रोल प्ले किया अफगानिस्तान में। वहाँ पे उस समय काफ़ी अच्छी उनको चीयरअप करते थे लोग कि अमेरिकन ने हमारी मदद की, अमेरिका ने यूएसएसआर को भगाया। लेकिन ऐसा क्या सिचुएशन बना कि यूएसए फिर अब अफगानिस्तान में एक जो मुजाहिद थे वो यूएसए के खिलाफ ही आ गए, क्योंकि हम जानते कि जो मुजाहिद जो थे जिनको अमेरिका ने ही ट्रेंड किया था, वो लास्ट में जा कर के 9/11 अटैक जो है वो प्लेस कर दिया ट्विन टावर में अमेरिका में। तो ऐसा क्यों हुआ ये हम लोग देखते हैं। तो असल में हुआ क्या कि जो अलकायदा थी वो अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहती थी कि अमेरिका भी हमारे देश में कहीं ना कहीं से टर्बुलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनका जो इंटरेस्ट है यहाँ बढ़ता जा रहा है, और वो हमें यहाँ पे राज करने नहीं देंगे। तो इसलिए अलकायदा ने प्लान किया, और जिसके सरगना जिसका चीफ उसामा बिन लादेन था, उसने टेररिस्ट अटैक करवाया ट्विन टावर पे, और फिर पूरा सिचुएशन बदल गया। और यही अमेरिकाज़ एंगल है अफ़गानिस्तान में, जो अमेरिका को अफ़गानिस्तान में डायरेक्ट एंटर करने के लिए मजबूर किया। और अमेरिका ने, सबको पता है, 9/11 हमले के बाद अफ़गानिस्तान में अटैक कर दिया। अफ़गानिस्तान पे अटैक कर दिया इन द सेंस कि उनके जो ग्रुप्स थे, टेररिस्ट ग्रुप्स, और जो उनकी एक सिस्टम थी, जो उनकी गवर्नमेंट थी तालिबान, उसके खिलाफ भी टॉपल करने के लिए उन्हें अटैक किया, और अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार को उन्होंने गिरा दिया। और अब एक काफ़ी डिसेंट, काफ़ी अग्रेसिव क्रैकडाउन स्टार्ट किया अलकायदा के खिलाफ, और अलकायदा को काफ़ी हद तक काउंटर उन्होंने कर दिया, कॉर्नर कर दिया। यही हम लोग देखें कि एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी था 9/11 के। 9/11 हमले के बाद यूएसए में काफ़ी आक्रोश था वहाँ के लोगों में। हम लोग जानते हैं कि जो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है वो इंटरनल पॉलिटिक्स से भी नहीं, इंटरनल पॉलिटिक्स से ही काफ़ी ज़्यादा एडमायर होती है और बूस्टअप होती है। कि अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स आपकी क्या है, इंटरनली लोग मैंडेट क्या है आपके लोगों का, उसके अनुसार भी लोग फॉरेन पॉलिसीज़ अपनी बनाते। तो उस समय लोगों में काफ़ी आक्रोश था। वो चाहते थे कि हम यूएस बदला ले, एक सुपर पावर है, उसके घर में घुस के किसी ने हमला कर दिया तो अमेरिका कुछ जवाब दे, कुछ कड़ा रुख अपनाए। तो उसको लेकर के भी अब यूएसए ने एक अग्रेसिव स्टांस लिया और अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया। और उसके चलते ही एक कहते हैं 9/11 के बाद पूरी दुनिया में एक नया सिनेरियो, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन गया था, जहाँ वार अगेंस्ट टेररिज्म और एंड्यूरिंग फ्रीडम तरह के ऑपरेशन चलाए गए अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट में। और इस तरह से सिनेरियो बदला, और फिर 2001 के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकन आ गए, जो अभी तक हम लोग चल रहा है, देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे राइज ऑफ तालिबान। मुजाहिद का रोल तो वहाँ ख़त्म हो गया, उन्होंने रशियंस को टॉपल डाउन कर दिया यूएसएसआर की आर्मी को। अब तालिबान्स को देखेंगे हम लोग। तो तालिबान्स बेसिकली कहा जाता है कि तालिबान्स जो थे, तालिब जो लेते हैं स्टूडेंट्स, उनका एक ग्रुप था जो एक जिहादी इंसर्जेंसी कहते हैं, जिहाद लेना, जो उन्होंने जिहाद लिया कि अब हम लोग यूएसए को, जो बाहरी ताकत है, उसे हम लोग बाहर निकालेंगे। और वो खुद को इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान घोषित करते हैं। वो बताते हैं कि हम लोग जो है अफगानिस्तान के पुराने राजा जो है वो हम ही लोग हैं, और हमें ही अफगानिस्तान को अल्टीमेटली रूल करना है, आप लोग बाहर जाइए। यूएसए को ये चाहते हैं कि वो बाहर जाए। और अब इनके बारे में बताना चाहेंगे, ये काफ़ी कट्टर है, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के हैं। ये वुमेन फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, इसमें ये काफ़ी पीछे हैं। ये चाहते हैं कि एक हार्ड सरिया लॉ
अफ़गानिस्तान में हो 1996 से 2000 के दौरान जो इन्होंने अपना रूल किया था वो काफ़ी हिस्टोरिकल है। लोग कहते हैं काफ़ी ये कंजर्वेटिव सोच के हैं। इन्होंने मतलब वुमेन के राइट को ऑलमोस्ट स्क्रैप कर दिया और छोटी छोटी चीज़ों पे काफ़ी हार्ड कट्टर टाइप की यहाँ पनिशमेंट मिलती थी। तो उसी तरह का रूल ये फिर लाना चाहते हैं अभी भी यूएसए में, आई मीन अफ़गानिस्तान में। तो हम लोग देखेंगे कि ये कब क्या सिनेरियो था। 1992 के टाइम में आप देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि सोवियत इन्वेजन जब ख़त्म हुआ वहाँ से 1992, 1994, 1996 में मिलिशिया ग्रुप जो थे अलग अलग, वो अलग अलग जगह के पे ऑपरेट करते थे, यहाँ ऑपरेट करते थे अलग अलग जगह से। अब 1996 में हम लोग देखेंगे कि तालिबान जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड उन्होंने लिया अफ़गानिस्तान में, बेसिकली साउदर्न अफ़गानिस्तान में, और उन्होंने लगभग पूरी साउदर्न अफ़गानिस्तान पे अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद 1996 से 1992 तक उन्होंने ऑफिशियल गवर्नमेंट चलाई अफ़गानिस्तान में। जब यूएस में 9/11 अटैक हुआ तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की ही गवर्नमेंट थी। उसके बाद तो फिर उनको 2001 के बाद ये इंसर्जेंसी हम लोग देख सकते हैं, जो यूएस इन्वेजन हुआ उसके बाद यहाँ क्या स्थिति आ गई कि यहाँ पे जो यूएस आर्मी, जो यूएस लेड, यूएस बैक्ड नेटो फोर्सेस हैं, उनका डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी गई अमेरिका के द्वारा। तब हम लोग देखते हैं कि एलाइज और ओपोनेंट्स कौन कौन है अफ़गानिस्तान में, कौन कौन से स्टेट अभी किसके साथ हैं। तो हम लोग देखेंगे एलाइज। एलाइज मीन्स तालिबान के एलाइज, जो तालिबान के सपोर्टर्स हैं वो। तो इसमें हम लोग देखते हैं मेन पाकिस्तान सबसे बड़ा सपोर्टर है। आगे हम लोग अच्छे से देखेंगे कतर, ईरान, चाइना, रस्सा भी बहुत हद तक, सऊदी अरबिया, ये थोड़े पुराने सिनेरियोज हैं। यहाँ इंटरेस्ट के साथ कंट्रीज बदलते रहते हैं, तो अभी कुछ कंट्रीज़ का इंटरेस्ट इनके साथ कम हुआ, लेकिन पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि जो तालिबानी ग्रुप्स हैं वो उनके घर कहे जाते हैं, उनके परिवार, उनके घर आज भी पाकिस्तान में है। उनके जो ट्राइब्स है, जो वहाँ की जो तालिबानी है, वो अब पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा उनका होल्ड है। और इधर हम लोग देखेंगे ओपोनेंट्स में, ये तो अफ़गानिस्तान के जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान है, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, नेटो है और आईएसएफ जो है, ये सब कंट्रीज ओपोनेंट्स है तालिबान के। ये तो यहाँ वही जो मैंने बताया आपको पहले कि 96 से 2001 तक इनका ऑफिशियल गवर्नमेंट था, और वहाँ पे जो हार्ड शरिया लॉ था उन्होंने इम्पोज कराया था, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन काफ़ी ज़्यादा था, और वुमेन्स को काफ़ी कम राइट्स थे, उनके ऑलमोस्ट उनके राइट्स को स्क्रैप कर दिया गया था। और वहाँ पे काफ़ी सिचुएशन जो है वो काफ़ी डिटोरिएट कर रही थी, वो डिक्रीज़ कर रही थी। वहाँ पे अच्छे जो थे सिचुएशन नहीं थे, वहाँ पे काफ़ी कट्टरता वहाँ आ गई थी। तालिबान जब इनको होल्ड किया, जब वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट स्टेबल हुई 1996 से 2001 के बीच में। हम लोग जानते हैं कि तालिबान जो काफ़ी कट्टर है, कट्टर इस्लामिक लॉ फॉलो करता है। उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान में कोई भी ऐसे एविडेंस, कोई भी मॉन्यूमेंट्स, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो नॉन इस्लामिक हो। तो उसी के दौरान ये जो काफ़ी फेमस इवेंट है, ये बमियान और बुद्धा, काफ़ी हिस्टोरिकल ये मॉन्यूमेंट्स एक है, जिसे तालिबानियों ने तबाह कर दिया, तोड़ दिया 2011 में। ये बमियान और बुद्धा, यहाँ बुद्धा के स्टैचू हुआ करते थे, जिसे अफ़गानिस्तान में तालिबान ने तोड़ दिया, गिरा दिया। तालिबान की आइडियोलॉजी को हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली ये काफ़ी मतलब एक कट्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको लगभग हर सोसाइटी में, हर कंट्रीज में मिल जाएगी, जिनका चंक काफ़ी कम होता है, लेकिन अफ़गानिस्तान में वो बढ़ चुका था। जो हम लोग कहते हैं कि कुछ बुरे लोग तो हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन वो मट्टी भर लोग होते हैं, उन्हें हमें काबू करके रखना चाहिए, नहीं तो वो टर्बुलेंस कर देते हैं। वही टर्बुलेंस अफ़गानिस्तान में हुआ, वो काबू नहीं हो पाए। वो जो मुट्ठी भर के लोग जो है, जो जिन्हें कट्टर और वायलेटिक मेंटालिटी के लोग हैं, वो बढ़ गए हैं। अमेरिका के बाद हम लोग पाकिस्तान का एंगल देखेंगे, पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखेंगे अफ़गानिस्तान में, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी बाउंड्री अफ़गानिस्तान के साथ डायरेक्टली शेयर करता है, और अब पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान में उनका
कंट्रोल हो नहीं पाता है कि एक टर्बुलेंस कंट्री है, हमेशा प्रॉब्लम्स होते रहते हैं और वहाँ हमारा होल्ड होना ज़रूरी है, पाकिस्तान ऐसा सोचता है। तो पाकिस्तान का जो कार्ड है वो तालिबान है। पाकिस्तान तालिबान के साथ खेलता है, पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट तालिबान को है और वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का रूल हो। और इसके लिए पहले भी अब भी हमेशा वो कभी खुल के कभी छुप के वो अफ़गानिस्तान में तालिबान के सपोर्ट में रहते हैं। और एक तालिबान अफ़गानिस्तान नाम का एक ग्रुप भी है जो अब पाकिस्तान में होल्ड करता है अपना स्टांस, जो अफ़गानिस्तान में भी उनकी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। वो पाकिस्तान में पाकिस्तान तालिबान, जिसका डायरेक्ट इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में है और उसे कंट्रोल पूरी तरह पाकिस्तान करता है। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के साथ। और हम ये हमेशा देखते हैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी है, ISI है, ये सब मिल करके वो पैक करते हैं तालिबान को कि आप जाओ और लड़ो अपने हक के लिए, कैसे भी करके अफ़गानिस्तान में अपने रूल स्टैब्लिश करो। ये पाकिस्तान तालिबान जो बताया मैंने, ये ऑपरेट पाकिस्तान से ही होती है। इनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी ट्राइब्स जो हैं, पाकिस्तानी पख्तून जो हैं, उन्हीं का डोमिनेंस है यहाँ। और वो फिर जाकर के अफ़गानिस्तान में टर्बुलेंस और क्रिएट करती है। उनकी गवर्नमेंट है, उनकी जो प्रेसिडेंट हैं अभी उनके खिलाफ ये अटैक्स वगैरह करते हैं, जो इस फोटो में हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं चाइनीज़ इंटरेस्ट इन अफ़गानिस्तान। तो चाइना का भी एक साफ इंटरेस्ट है, वो भी अफ़गानिस्तान के साथ एक डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं अपने जिनजियांग प्रोविंस में। तो लेकिन चाइना के साथ वो काफ़ी सेंसिटिव इशू है। वो चाइनीज़ जो है वो थोड़ा डरते भी हैं कि अफ़गानिस्तान अगर अनकंट्रोल हो गया उस रीजन में तो फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वो काफ़ी फूक फूक के कहते हैं कि कदम रखते हैं। तो अफ़गानिस्तान चाइना के में हम लोग देखेंगे कि उनके कुछ गेन्स हैं, कुछ उनके कंसर्न्स भी हैं जो उनके साथ चलते रहते हैं। तो गेन में हम लोग देखेंगे कि उन्हें क्या फ़ायदा है तालिबान से, अफ़गानिस्तान में उनका बेसिक इंटरेस्ट क्या है। तो अफ़गानिस्तान, जैसे हम लोग जानते हैं कि वन बेल्ट वन रोड जो उनका इनिशिएटिव है पूरी दुनिया में, पुराने जो वो सिल्क रोड को चाहते हैं कि वो रिवाइव करें उसमें। तो उसमें एक जो सी पैक है, जो चाइना, जो भारत की टेरिटरी जो है POK से भी होके गुजरती है, वहाँ से काफ़ी नज़दीक है अफ़गानिस्तान, वहाँ से वो गुजरती है। तो चाइना चाहता है कि अफ़गानिस्तान में टर्बुलेंस कम हो और उनका जो ये मल्टी बिलियन जो प्रोजेक्ट है वो पीसफुली आगे बढ़ता रहे, प्रोग्रेस होता रहे। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में किसी भी तरह से स्टेबिलिटी बनी रहे। तो उसमें वो ऐसा नहीं था कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है अफ़गानिस्तान में उसके साथ उसके इश्यूज़ हैं, उसमें उनके कोई इश्यूज़ नहीं है, उनसे कोई बड़ा प्रॉब्लम उनको नहीं है। वो बस चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी हो। चाइनीज़ युआन है उसके वो इन्फ्लुएंस से वो चाहते हैं कि डोमिनेंस से अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी रहे और वो हमारे प्रति थोड़े लॉयल रहें। तो उसी में अफ़गानिस्तान जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री बन जाता है जियोपॉलिटिकली चाइना के लिए। तो चाइना, और इसमें हम लोग देखते हैं कि चाइना अफ़गानिस्तान में काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जब रसिया आया, जब US आया, तो वो भी चाहते थे कि हम लोग उनकी नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी देखता है गौर से। वो समझता है कि यहाँ इतना आसान नहीं है एक्सट्रैक्ट करना वहाँ के मिनरल्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को। तो लेकिन वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो न्यू हॉटस्पॉट बन सकता है चाइना के लिए, अगर चाइना वहाँ पे स्टेबिलिटी लाने में, अपना इन्फ्लुएंस लाने में कामयाब हो जाता है। तो चाइना के बारे में कहा जाता है कि वो उनके लिए उनका बेसिक इंटरेस्ट ही सब कुछ मायने रखता है। वहाँ कौन गवर्नमेंट रूल करे, कहाँ क्या हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस वो चाहते हैं कि अपना इंटरेस्ट जो है वो सदर है वो फुलफिल होना चाहिए, भारत की तरह नहीं। भारत जो एक बार कहता है कि तालिबान टेररिस्ट कंट्री है तो फिर उनके साथ फ्रेंडशिप करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग ऐसा स्टैंड लेते नहीं, हम लोग जल्दी अपना स्टैंड नहीं बदलते। हमने कह दिया कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग वहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुरंत जा कर के उनसे हाथ मिला लेंगे और ये कहेंगे कि नहीं नहीं ठीक है, पहले जो हुआ सो हुआ, आज हम लोग आपके साथ दोस्ती करेंगे, हम लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं एज ए ऑफिशियल तालिबान गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है। चाइना अफ़गानिस्तान में एक जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है US के एग्ज़िट करने के बाद,
अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट करने के बाद उसको वो भरना भी चाहता है एज ए ग्लोबल पावर। वो चाहता है कि वहाँ एक ग्लोबल पावर का प्रेजेंस रहे, तो वो वहाँ पे अपना एक होल्ड बनाना चाहता है। लेकिन इसके साथ चाइनीज़ कंसर्न्स भी हैं। जो मेन है, एक थ्रेट है उनके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के लिए, कि अगर वहाँ स्टेबिलिटी नहीं आई अफ़गान और उनकी गवर्नमेंट या बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स में, अगर वहाँ पे टसल चलता रहा, तो उनके वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है और वो होल्ड में आ सकता है और उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो और जो सबसे मेजर इशू जो अभी कहा जा रहा है चाइना के लिए अफ़गानिस्तान में, वो है उइगुर मुस्लिम्स का। उइगुर मुस्लिम्स जो जिनजियांग प्रोविंस में जिन्हें कहा जाता है कि एक कंट्रोल करके काफ़ी गाइडेड एक प्रिजन में रखा जाता है, कहीं उनके सपोर्ट में तालिबानी या अदर मिलिटेंट्स ग्रुप जो है वो ना आ जाए खुलकर, और टर्बुलेंस जो है वो मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ अफ़गानिस्तान से के रास्ते कहीं चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में ना आ जाए। और तालिबान एक, चाइना को भी पता है कि एक घातक ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो ये चाइनीज़ कंसर्न है। अब हम लोग देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के साथ फ्यूचर क्या है अफ़गानिस्तान का। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अफ़गानिस्तान को कहा जाता है कि वो ग्रेवयार्ड ऑफ ऑल सुपर पावर्स है, जहाँ एक समय ब्रिटिश एम्पायर ने भी अटैक किया, तीन बार अटैक किया, और फिर वो कामयाब नहीं हो पाया, उनको वहाँ से भागना पड़ा, जाना पड़ा। उसके बाद मेजर जो देखते हैं सुपर पावर्स जो हैं, यूएसए, यूएसएसआर, सब ने अटैक किया और फिर वहाँ से उन्हें भी भागना पड़ा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर फ्यूचर है क्या। तो हम लोग देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के को मेन हम लोग जो जो कर सकते हैं, जो अफ़गानिस्तान, जो बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी कर सकती है, वो यूएन के साथ आकर के एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है कि अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट लाने का। क्योंकि यूएन अगर आगे आए तो उसके साथ काफ़ी कंट्रीज़ आएंगे, यूनाइटेड नेशन सब कंट्रीज़ को लेकर के आगे आएगा, लीड करेगा कि अफ़गानिस्तान में हमें स्टेबिलिटी चाहिए किसी भी तरह से, और हम वो लाएंगे अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्टांस अगर यूएन लेता है, और बाकी सुपर पावर्स, बाकी पावरफुल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया अगर हम लोग लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ये फ्यूचर अफ़गानिस्तान के लिए होगा। और इंडिया के नज़र से भी देखेंगे तो जो हम लोग नॉर्थन अलायंस की बात कर रहे थे, जो बेसिकली नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में होल्ड करता था अपना स्टांस, उसको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं। वो बाकी अफ़गानिस्तान, पूरे अफ़गानिस्तान में तो नहीं, लेकिन नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी ला सकता है, जिसमें हम लोग ह्यूमन राइट्स का और वुमेन के राइट को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। वहाँ पे धीरे धीरे एक प्रोग्रेस वहाँ आ सकता है, जो बताया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पूरी कम्युनिटी को, अफ़गानी कम्युनिटी, और भी कहता है कि अफ़गानिस्तान में पीस लाने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान के बाहर दोनों तरफ स्टेबिलिटी चाहिए हमें, और हमें मिलकर ये काम करना होगा, तब अफ़गानिस्तान का फ्यूचर जो है वो ब्राइट और अच्छा हो सकता है। अब हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है अफ़गानिस्तान में। अभी ये प्रॉब्लम्स क्यों हुई, उतनी दिन से ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं थे, हालांकि बीच बीच में अटैक वगैरह होते रहते थे अफ़गानिस्तान में, कंधार में, काबुल में, लेकिन ऐसा टर्बुलेंस, ऐसे कन्फ्लिक्ट्स पहले नहीं थे। तो ये बेसिकली तब हुआ जो ये पिछली बार 2016, 2011, 2014 से ही चलता आ रहा है, ओबामा के टाइम से ही, कि जो यूएस जो है वो इंटरनल जो उनकी पॉलिटिक्स है वो अब उब चुके हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग अफ़गानिस्तान से, हमारी आर्मी जो है वो बाहर आए। हम क्यों किसी के कंट्री में जा कर के अपनी आर्मी का इतना सेक्रीफाइस, इतना बजट हम लोग वहाँ पे अपना शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हमें, डायरेक्टिव ऐसा कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। और इस तरह से जो उनकी अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, वहाँ जो रूलिंग पार्टीज़ होती हैं, उनका एक एजेंडा होता है जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को फॉर्म करता है। और वहाँ जो इंटरनल प्रेशर पड़ा है, उसके कारण जो यूएसए है वो चाहता है कि अब हम अफ़गानिस्तान से बाहर आएँ। क्योंकि जब जो बाइडेन ऑपोजिशन में थे तब वो भी कहते थे कि हमें अफ़गानिस्तान से बाहर आना चाहिए, और जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा यूएसए का, तब हम लोग अफ़गानिस्तान से अपनी आर्मी को पूरी तरह वापस लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसा कहा था। तो ये जो बाइडेन के टारगेट था कि वहाँ से हमारी जो अफ़गान के यूएसए की आर्मी है उसे हम इवैक्यूएट करेंगे और पूरी तरह से हम लोग पुल आउट करेंगे अफ़गान से यूएस आर्मी का, और
हम लोग वापस जो है वो अपने देश में अपनी आर्मी को ले आएंगे वहाँ से सेफली। तो इसके कारण जो प्रॉब्लम मेन हुई, ये अभी का जो टर्बुलेंस है, अभी जो कन्फ्लिक्ट है, वो मेन इसी कारण हुआ है कि यूएस पुल आउट। जो यूएस ने कहा कि हम लोग अब पुल आउट करेंगे, और उन्होंने एक डेट भी दे दिया कि 9/11 की बरसी जब 20 साल होगी, 9/11/2021 11 सितंबर को हम लोग पूरी तरह से यूएस जो है वो छोड़ देगा अफगानिस्तान को। अब हम लोग अपने देश इंडिया का इंडियन इंटरेस्ट देखेंगे अफगानिस्तान में, इंडियन एंगल देखेंगे अफगानिस्तान का कि कैसे, मतलब इंडिया और अफगानिस्तान का क्या रिलेशन है, क्या फ्यूचर है, क्या पास्ट है, ये सब हम लोग देखेंगे। वैसे देखें तो अफगानिस्तान में इंडिया का कोई बहुत बड़ा पॉपुलेशन रिसाइड करता नहीं है। हम कुछ थोड़े लोग हैं बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए जाते हैं, वैसे लोग अफगानिस्तान में इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अफगानिस्तान में। एक स्टेडियम है कांधार में, एक सलमा डैम है, इंडिया अफगान फ्रेंडशिप के डैम के नाम से उसे जाना भी जाता है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन ओरिजिन्स के लोग, इंडियन डिप्लोमेट्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं। लेकिन मेनली हम लोग अफगानिस्तान में देखते हैं कि भारत की जो है वो इंडिया की सॉफ्ट पावर काफ़ी ज़्यादा है। लोग ऐसा कहते हैं, भारत ने ऐसा कुछ बनाया है वहाँ पे, अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसी बनाई है कि अपनी जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग देखते हैं आगे, हम इंडिया कंसर्न देखेंगे कि इंडिया को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कंसर्न है इंडिया के अफगानिस्तान में। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है सीपैक को काउंटर करने के लिए, चाइना के जो सीपैक प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए, अपना जो सीपैक को काउंटर करने के लिए इंडिया ईरान के थ्रू जो अपना एक प्रोजेक्ट बना रहा था, ईरान थ्रू अफगानिस्तान एंड अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, और उसके बाद रसिया तक बढ़ना था। वो जो कॉरिडोर जो हम बना रहे थे, जो चाहबार पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो ईरान में पोर्ट था। वहाँ से हम लोग आगे बढ़ के कांधार के इलाके में भी जा रहे थे, आई मीन टू से अफ़गानिस्तान के इलाके में भी जा रहे थे, वहाँ से होकर वो गुजरती थी। तो वो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का तालिबान के साथ कोई ऑफिशियल बहुत अच्छा रिलेशन रहा नहीं है। और अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान जैसा आप देख रहे हैं पावर में आ रही है, तो उसके साथ इंडिया के जो सारे प्रोजेक्ट्स है वो होल्ड में रह सकते हैं, और इसे काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकता है इंडिया को। तो देखेंगे कि इंडिया जो है, पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिया ने क्या इन्वेस्ट किया है। इंडिया ने अफ़गानिस्तान में 3 बिलियन से ज़्यादा के प्रोजेक्ट और असिस्टेंस वर्क जो है मिला करके वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं इंडिया ने, जहाँ जिसमें लगभग 200 पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस काफ़ी सारे हैं। 1000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप हम इंडिया में देते हैं अफ़गानी पीपल्स को। 16,000 से ज़्यादा अफ़गान स्टूडेंट्स इंडिया में रहते हैं, पढ़ते हैं, और भी काफ़ी सारे हैं। इंडिया अफ़गानिस्तान में काफ़ी प्रोजेक्ट तो बना ही रहा है, उसके साथ साथ हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अफ़गानिस्तानी पीपल्स की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी काफ़ी है उनको हमारे तरफ से। और अफ़गानिस्तान में हम लोग जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जारान दिलवांस हाईवे, अफ़गान पार्लियामेंट जिसमें एक, और फिर अफ़गानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, सलमा डैम जो हम लोगों ने बताया आपको, वो भी वहाँ अभी काम हो रहा है। फिर चाबार पोर्ट का डेवलपमेंट जो ईरान में हो रहा है, उसके बाद से जितने वहाँ पे, अगर वहाँ से आगे निकलते हैं अब ईरान से, तो फिर अफ़गानिस्तान में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हम लोगों को भी करना था, और जिस पे काम चल रहा था। फिर हम लोग देखेंगे अभी रिसेंट टाइम में पैंडेमिक सपोर्ट में भी इंडिया काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले चुका है अफ़गानिस्तान में, जिसमें हम लोगों ने ओवर 20 टन्स मेडिसिन और अदर इक्विपमेंट्स जो थे हम लोगों ने वो अफ़गानिस्तान को शिफ्ट किए थे। तो इन सब के ही कारण हम लोग देखते हैं कि अफ़गानी पीपल्स जो है, अफ़गान के जो कॉमन पीपल हैं, आम नागरिक हैं, वो काफ़ी इंडिया को अप्रिसिएट करते हैं, वो इंडिया को अपना एक भाई जैसा मानते हैं। तो उसमें एक सर्वे हुआ था जिसमें ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो अफ़गानी लोग थे वो, और वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा देश है, वो आ सकता है, एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर के आ सकता है अफ़गानिस्तान में,
उनके लोगों के लिए, और वो काफ़ी मदद कर सकता है। और इसमें ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक सर्वे हुआ कि वहाँ के लोगों ने इंडिया के लीडरशिप को ज़्यादा एक्सेप्ट किया है बाकायदा के चाइनीज़ और यूएस लीडरशिप के अलावा। तो इंडिया के लोगों को अफगानिस्तानी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। हम लोग देखेंगे तो इंडिया और अफगानिस्तान का फ्यूचर तो ये अभी काफ़ी कह सकते हैं कि एक सेंसिटिव टाइम में है। अभी थोड़ी ज़िगज़ैग सिचुएशन आ गई है इंडिया अफगान रिलेशन में, जो कि अभी बहुत अच्छा चल रहा था, पीक में था अपना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब तो यहाँ ऑलमोस्ट ये माना जा रहा है कि 2, 4 या 6 महीने के अंदर जो काबुल में जो गवर्नमेंट है वो अब गिर जाएगी और तालिबान यहाँ पूरी तरह से अपना जो गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश कर लेगा। और उसके बाद इंडिया के साथ कैसे रिलेशन रहते हैं तो देखने वाली बात है। भारत सरकार को भी इस बारे में अपना हो सकता है स्टांस बदलना हो, या फिर वही स्टांस रहे। अगर वही स्टांस पुराना स्टांस रहता है जिसमें हम लोग तालिबान को एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, तो उस हिसाब से इंडिया और तालिबान के रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। और इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान जो अब बनेगी, जो तालिबान है, उसमें डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो काफ़ी निचले स्तर पर चले जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ कहा जा रहा है, एलिजली ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया ने बैकडोर से कतर में, जहाँ एकमात्र एम्बेसी है इनकी तालिबान की, वहाँ पर कुछ तालिबानी नेताओं से उन्होंने बात किया है। लेकिन ये अभी काफ़ी जल्दबाजी हो गई ऐसा कहना, क्योंकि भारत इतनी जल्दी से अपने स्टांस को नहीं बदलेगा। तो अभी देखना होगा कि इंडिया आखिर किस तरह से। अब हम लोग अपने देश इंडिया का इंडियन इंटरेस्ट देखेंगे अफ़गानिस्तान में, इंडियन एंगल देखेंगे अफ़गानिस्तान का कि कैसे मतलब इंडिया और अफ़गानिस्तान का क्या रिलेशन है, क्या फ्यूचर है, क्या पास्ट है, ये सब हम लोग देखेंगे। वैसे देखें तो अफ़गानिस्तान में इंडिया का कोई बहुत बड़ा पॉपुलेशन रिसाइड करता नहीं है। हम कुछ थोड़े लोग हैं बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए जाते हैं, वैसे लोग अफ़गानिस्तान में इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अफ़गानिस्तान में। एक स्टेडियम है कांधार में, एक सलमा डैम है, इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम के नाम से उसे जाना भी जाता है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन ओरिजिन्स के लोग, इंडियन डिप्लोमेट्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं। लेकिन मेनली हम लोग अफ़गानिस्तान में देखते हैं कि भारत की जो है वो इंडिया की सॉफ्ट पावर काफ़ी ज़्यादा है। लोग ऐसा कहते हैं, भारत ने ऐसा कुछ बनाया है वहाँ पे, अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसी बनाई है कि अपनी जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग देखते हैं आगे हम लोग इंडिया कंसर्न देखेंगे कि इंडिया को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कंसर्न हैं इंडिया के अफ़गानिस्तान में। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है सीपैक को काउंटर करने के लिए, चाइना के जो सीपैक प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए सीपैक को काउंटर करने के लिए इंडिया ईरान के थ्रू जो अपना एक प्रोजेक्ट बना रहा था, ईरान थ्रू अफ़गानिस्तान एंड अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, और उसके बाद रसिया तक बढ़ना था। वो जो कॉरिडोर जो हम बना रहे थे, जो चाहबार पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो ईरान में पोर्ट था। वहाँ से हम लोग आगे बढ़ के कांधार के इलाके में भी जा रहे थे, आई मीन टू से अफ़गानिस्तान के इलाके में भी जा रहे थे, वहाँ से होकर वो गुजरती थी। तो वो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का तालिबान के साथ कोई ऑफिशियल बहुत अच्छा रिलेशन रहा नहीं है। और अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान जैसा आप देख रहे हैं पावर में आ रही है, तो उसके साथ इंडिया के जो सारे प्रोजेक्ट्स ये वो होल्ड में रह सकते हैं, और इसे काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकता है इंडिया को। तो देखेंगे कि इंडिया जो है, पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिया ने क्या इन्वेस्ट किया है। कि वहाँ पे इंडिया ने अफ़गानिस्तान में 3 बिलियन से ज़्यादा के प्रोजेक्ट और असिस्टेंस वर्क जो है मिला करके वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं इंडिया ने, जहाँ जिसमें लगभग 200 पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस काफ़ी सारे हैं। 1000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप हम इंडिया में देते हैं अफ़गानी पीपल्स को। 16,000 से ज़्यादा अफ़गान स्टूडेंट्स इंडिया में रहते हैं, पढ़ते हैं, और भी काफ़ी सारे हैं। इंडिया अफ़गानिस्तान में काफ़ी प्रोजेक्ट तो बना ही रहा है, उसके साथ साथ हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अफ़गानिस्तानी पीपल्स की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी काफ़ी है उनको हमारे तरफ से। और अफ़गानिस्तान में हम लोग जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जारान दिलरंस हाईवे, अफ़गान पार्लियामेंट, जिसमें
और फिर अफ़गानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, सलमा डैम जो हम लोगों ने बताया आपको, वो भी वहाँ अभी काम हो रहा है। फिर चाबार पोर्ट का डेवलपमेंट जो ईरान में हो रहा है, उसके बाद से जितने वहाँ पे अगर वहाँ से आगे निकलते हैं अब ईरान से, तो फिर अफ़गानिस्तान में काफ़ी सारा डेवलपमेंट हम लोगों को भी करना था और जिस पे काम चल रहा था। फिर हम लोग देखेंगे अभी रिसेंट टाइम में पैंडेमिक सपोर्ट में भी इंडिया काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले चुका है अफ़गानिस्तान में, जिसमें हम लोग ओवर 20 टन्स मेडिसिन और अदर इक्विपमेंट्स जो थे हम लोगों ने वो अफ़गानिस्तान को शिफ्ट किए थे। तो इन सब के ही कारण हम लोग देखते हैं कि अफ़गानी पीपल्स जो है, अफ़गान के जो कॉमन पीपल हैं, आम नागरिक हैं, वो काफ़ी इंडिया को अप्रिसिएट करते हैं, वो इंडिया को अपना एक भाई जैसा मानते हैं। तो उसमें एक सर्वे हुआ था जिसमें ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो अफ़गानी लोग थे वो इंडिया के जॉब अप्रूवल को मान्यता देते हैं और वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो लीडरशिप क्वालिटी लेकर के आ सकता है अफ़गानिस्तान में उनके लोगों के लिए, और वो काफ़ी मदद कर सकता है। और इसमें ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक सर्वे हुआ कि वहाँ के लोगों ने इंडिया के लीडरशिप को ज़्यादा एक्सेप्ट किया है बाकायदा के चाइनीज़ और यूएस लीडरशिप के अलावा। तो इंडिया के लोगों को अफ़गानिस्तानी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। हम लोग देखेंगे इंडिया का फ्यूचर, तो इंडिया और अफ़गानिस्तान का फ्यूचर तो ये अभी काफ़ी कह सकते हैं कि एक सेंसिटिव टाइम में है। अभी थोड़ी ज़िगज़ैग सिचुएशन आ गई है इंडिया अफ़गान रिलेशन में, जो कि अभी बहुत अच्छा चल रहा था, पीक में था अपना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब तो यहाँ ऑलमोस्ट ये माना जा रहा है कि 2, 4 या 6 महीने के अंदर जो काबुल में जो गवर्नमेंट है वो अब गिर जाएगी और तालिबान यहाँ पूरी तरह से अपना जो गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश कर लेगा। और उसके बाद इंडिया के साथ कैसे रिलेशन रहते हैं तो देखने वाली बात है। भारत सरकार को भी इस बारे में अपना हो सकता है स्टांस बदलना हो, या फिर वही स्टांस रहे। अगर वही स्टांस पुराना स्टांस रहता है जिसमें हम लोग तालिबान को एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, तो उस हिसाब से इंडिया और तालिबान के रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। और इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान जो अब बनेगी, जो तालिबान है, उसमें डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो काफ़ी निचले स्तर पर चले जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ कहा जा रहा है, एलिजली ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया ने बैकडोर से कतर में, जहाँ एकमात्र एम्बेसी है इनकी तालिबान की, वहाँ पर कुछ तालिबानी नेताओं से उन्होंने बात किया है। लेकिन ये अभी काफ़ी जल्दबाजी होगी ऐसा कहना, क्योंकि भारत इतनी जल्दी से अपने स्टांस को नहीं बदलेगा। तो देखना होगा इंडिया किस तरह से आगे अप्रोच करता है। अब फिर हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं एक हाइपोथेसिस हम लोग सिनेरियो लेकर के सोचेंगे कि मोस्ट पॉसिबली यही होने वाला है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन आ जाएगा और उसके बाद इंडिया थोड़ा बैकफुट पे आएगा और पाकिस्तान जो है उसकी जो पार्टिसिपेशन है अफ़गानिस्तान में वो बढ़ जाएगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया पाकिस्तान तालिबान को बैक करता है और इंडिया वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ गिरने वाली है। और तालिबान ने अब मोस्ट पॉसिबली ऐसा कहा जा रहा है कि 85% जो हिस्सा है अफ़गानिस्तान का वहाँ पे कब्जा कर लिया है। तो अब देखते हैं उस हिसाब से अगर ऐसा होता है तो इंडिया को क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग एक इंडिया रसिया अलायंस बना सकते हैं, जो पहले नॉर्दर्न अलायंस के नाम से जाना जाता था, उसमें यूएस वगैरह काफ़ी देश भी थे। तो इंडिया वहाँ बता सकता है, एक की रोल अदा कर सकता है कि हम लोग फिर से उस तरह के अलायंस को ज़िंदा करते हैं और कम से कम नॉर्थ अफ़गानिस्तान पे हम लोग एक स्टेबिलिटी लाते हैं, एक डेमोक्रेटिक रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। यहाँ इंडिया क्वाड को भी एंगेज कर सकता है, जापान वगैरह कंट्रीज़ को, पावरफुल कंट्रीज़ मिल करके वहाँ पे एक अथॉरिटी, एक डेमोक्रेटिक अथॉरिटी जो है इस्टेब्लिश कर सकती है। और इसके साथ ही इंडिया तालिबान को भी ये मैसेज दे सकता है स्ट्रिक्टली कि आप जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो सिंपैथेटिक ग्रुप हैं पाकिस्तान के, जो इंडिया को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, उस तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं अफ़गानिस्तान के, उनको अपने यहाँ शरण नहीं देगा और भारत के ख़िलाफ़ वहाँ पे किसी तरह की साजिश नहीं होगी। और अफ़गानिस्तान को भी हम ये बता सकते हैं, हमें अफ़गानिस्तान को ये ऐसा सतर्क भी करना चाहिए कि जैसा कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करके बताया भी है कि हम लोग अब पुराना भारत अब रहा नहीं, इंडिया अब अग्रेसिव स्टांस लेगा अगर उनके इंटरेस्ट को कहीं भी हार्म होता है तो।
तो उस तरह से वो तालिबान को भी बता सकता है कि अगर आप इस तरह की कॉन्स्पिरेसी में रहते हैं या फिर अगर आप पाकिस्तान रावलपिंडी के अगर इशारों पे नाचते हैं तो आपके लिए हार्मफुल होगा। इंडिया एक अग्रेसिव स्टांस लेगा। इसी के साथ फ़िलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आप लोग को इस टॉपिक में या किसी दूसरे टॉपिक में कोई कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल वीडियो चाहिए या फिर किसी एक ग्रुप की या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।